हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसमें टॉपिक आज लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है। जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन, माने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन का रिसीव करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, रिसीव करना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इंथैल्पी मीन्स एनर्जी। सो व्हेन एन electron is added to when electron is added to a gaseous atom, or you can say a neutral gaseous atom and converted it to a negatively charged आयन, जिसको एनायन कहते हैं, द एनर्जी released during the process is called electron gain enthalpy. When an electron is added to a neutral gaseous atom and converted it to a negatively charged ion, जिसको हम एनायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन कहते हैं, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं, और उसको शॉर्ट में डेल्टा ईजी एच लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को शॉर्ट में डेल्टा ईजी एच लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स कोई न्यूट्रल एटम है जो गैसियस स्टेट में है। एक्स कोई न्यूट्रल एटम है जो गैसियस स्टेट में है, और इसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं या एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये न्यूट्रल एटम नेगेटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रल एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो एंड इसको हम एनायन भी कहते हैं। नेगेटिव चार्ज एटम को एनायन कहते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। इस तरह से न्यूट्रल एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जोड़ते हैं,
तो ये न्यूट्रल एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम एनायन कहते हैं। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। and electron gain enthalpy is almost negative in most of the केसेस, यानी ज्यादातर केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आती है। ज्यादातर केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, क्योंकि जहां जिस भी प्रोसेस में से जब एनर्जी रिलीज होती है, जिस प्रोसेस में, जिस केमिकल प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, उसका एंथैल्पी नेगेटिव होता है, और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या जिसमें एनर्जी खर्च होती है, उसका जो एंथैल्पी होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे कि आइंस्टीन एंथैल्पी केस में या आइंस्टीन पोटेंशियल केस में वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो उसका जो एंथैल्पी होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इसका एंथैल्पी नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is more negative along more negative along a period from left to right, from left to right. Electron gain enthalpy is more negative along a period from left to right, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे जैसे हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है, यानी उसकी रिलीजिंग वैल्यू ज्यादा होती है, यानी एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative or may be positive down a group, that is from टॉप टू बॉटम। एक ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम नेगेटिव होती है, यानी लेस नेगेटिव होती है, और कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो
एनर्जी रिलीज है वो कम होती है इन केस ऑफ जब हम एक ही ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, तो टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy in case of noble gases is less negative or पॉजिटिव। नोबल गैसेस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, यानी कि उसमें एनर्जी कम रिलीज होती है। कभी कभी एनर्जी देना भी पड़ता है, उसमें एनर्जी रिलीज होने के बजाय एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए। क्योंकि नोबल गैस के केस में उसके आउटर जो वैलेंस शेल होता है वो फुलफिल होता है। नोबल गैस के केस में जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग जो वैलेंस शेल होता है वो फुलफिल होता है, इसलिए जब भी उसमें कोई नया इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उसके लिए नया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जनरेट करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ द हायर एनर्जी लेवल। उसके लिए उसमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, ना कि एनर्जी उसमें से रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy of group 17 elements is more negative, but it becomes less negative when go down the group. Electron gain enthalpy of group 17 elements. Group 17 elements is called the halogen group elements. 17 ग्रुप में, ग्रुप नंबर 17 में हेलोजन ग्रुप्स के एलिमेंट रहते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो इसमें जो ऊपर के जो टॉप के कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव, मतलब ज़्यादा एनर्जी उसमें से रिलीज होता है। लेकिन जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, एक ही ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी धीरे धीरे मोर नेगेटिव के बजाय लेस नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जो सेल का साइज है वो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे के आते हैं तो सेल का साइज बढ़ता जाता है, जिसके वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होता जाता है। इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन को अटैच करना या जोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि एनर्जी कम रिलीज होती है।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कौन से यूनिट में मेजर होता है, यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy is electron volt or kilocalorie per mole और किलोजूल पर मोल। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू मेजर की जा सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इन तीनों यूनिट में मेजर की जा सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, किलो कैलोरी पर मोल में भी और किलो जूल पर मोल में भी। यानी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का यूनिट वही है जो आयनिसन पोटेंशियल का, आयनिसन एंथैल्पी का यूनिट था। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जैसे कोई न्यूट्रल एटम है ऑक्सीजन, जो गैसियस स्टेट में है, कोई न्यूट्रल एटम ऑक्सीजन जो गैसियस स्टेट में है, और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव चार्ज आयन, वो माइनस गैसियस। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसकी वैल्यू डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इज इक्वल टू -141 किलो जूल पर मोल। फिर यहां से हमने नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को लिया और इसमें पुनः एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 चार्ज हो जाएगा और गैस फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू है डेल्टा एच Eg, इसकी वैल्यू है +780 किलो जूल पर मोल। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस है, डेल्टा एच की वैल्यू में यहाँ माइनस है, यहाँ पे एनर्जी इज रिलीजिंग, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू प्लस हो गई है, तो यहाँ पे एनर्जी इज एब्जॉर्बिंग, यानी कि जब फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कि न्यूट्रल एटम में हमने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा और न्यूट्रल एटम नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर उस नेगेटिव चार्ज में, जिसपे कि एक नेगेटिव चार्ज था, उसको हमने लिया, उसमें से फिर दोबारा सेकेंड यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ा,
यानी एक और इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दिया, तो इस पे फिर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू माइनस में है, यानी कि यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरे केस में सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केस में यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, यानी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होने के बजाय यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे कोई भी न्यूट्रल एटम है और उसके ऊपर यदि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केस में यदि हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ दिया है, कोई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे जोड़ने आएंगे या दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करने आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम जोड़ने जा रहे हैं उसको रिपेल करेगा, माने अपने से दूर हटाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए उसको ओवरलुक करने के लिए, यानी उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमें एनर्जी बाहर से रिलीज करनी, माने बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी जोड़ने के लिए। एनर्जी रिलीज नहीं होगा बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि जो पहले से इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है वो उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन जो हम जोड़ेंगे तो उसको वो रिपेल करेगा। उसी तरह से यदि तीसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाएंगे, यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केस में, तो उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाएगी और वो पॉजिटिव में होगी। जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाएंगे, यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केस में, तो जो डेल्टा एच की वैल्यू है, यानी कि एंथैल्पी की वैल्यू है, वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन जब जोड़ने जाते हैं तो उसको वो रिपेल करता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है। एक दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
that is a qualitative measure. Electronegativity is a qualitative measure of the ability of an atom to attract shared pair of electrons towards itself in a chemical compound. This is the क्वालिटेटिव मेजर. अभी हमने देखा था कि एडिशन एंथैल्पी केस में या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केस में वहां पे हम एनर्जी की क्वांटिटी मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या किलो कैलोरी में या किलो जूल में. यहाँ पे ऐसा नहीं है. दिस इज द क्वालिटेटिव मेजर. This is not the quantity measure. This is the qualitative measure of the ability of an atom to attract shared pair of electrons towards itself in a chemical compound. And the electronegativity is not constant of any atom, but depends on the element to which it joined. And the electronegativity is not constant of any atom but depends on the element to which it joined. Electronegativity increases along a period from left to right. Electronegativity increases along a period from left to right, but decreases down a group. लेकिन एक ही ग्रुप में जब ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है. यानी आप देखेंगे कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उसमें फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है. फ्लोरीन के सबसे टॉप पे फ्लोरीन से उसकी नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है. और जैसे जैसे हम फ्लोरीन से नीचे की तरफ आते हैं एक ग्रुप में तो सब्सिक्वेंटली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगती है. यानी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है. और जब एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. यानी कि जो लेफ्ट साइड के जो भी ग्रुप्स हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है. और जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो यानी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ग्रुप 17 में होती है और उससे कम ग्रुप 16 में होती है. Electronegativity is directly linked to non-metallic character. Non-metallic character यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी
इट मीन्स कि उसका जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो नॉन मेटेलिक होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि HBr एंड Br2 एंड BrF, HBr। ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है जो 2 इलेक्ट्रॉनों के हेल्प से बना हुआ है। तो यहाँ पे HBr में ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, HBr में ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इसके बीच का 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में, वो बीच में न आके यहाँ ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना आके ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। उस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रोमीन में ब्रोमीन और ब्रोमीन, यहाँ पे भी हम ऐसा दिखा सकते हैं और यहाँ पे दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड टुवर्ड्स ब्रोमीन। और यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसलिए जो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है दोनों, वो बीच में है, एकदम मिडिल में है। यहाँ पे ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट है और यहाँ पे बीच में। उस तरह से BrF, यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बीच में ना होके फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड्स करेगा कि जो उसके साथ किस तरह का एटम जुड़ा हुआ है या किस तरह का एलिमेंट उसके साथ लिंक हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन लिंक है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन केस में ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो बॉन्ड पेयर है ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इसलिए जो बॉन्ड पेयर है इन बिटवीन है, बीच में है। और यहाँ पे ब्रोमीन और फ्लोरीन केस में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए जो बॉन्ड पेयर है वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कांस्टेंट नहीं है, ये इस बात पे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि वो एटम या वो एलिमेंट किसके साथ लिंक हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और स्पेसीज, इस तरह से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और स्पेसीज। मैंने वैसे आयंस या स्पेसीज, आइसो मीन्स सेम और इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, यानी वैसे आयंस या स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो उनको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और
स्पीसीज। तो आयनिक रेडियाई ऑर्डर, आयनिक रेडियाई ऑर्डर, जैसे एल्युमिनियम 3+ is less than magnesium 2+ is less than sodium plus is less than fluorine is less than O2 minus is less than N3 minus, यानी कि आयनिक रेडियाई घट रहा है। एल्युमिनियम की आयनिक रेडियाई मैग्नीशियम से कम है, एल्युमिनियम की आयनिक रेडियाई मैग्नीशियम से कम है, मैग्नीशियम की सोडियम से कम है, और सोडियम की फ्लोरीन से कम है, और फ्लोराइड की ऑक्सीजन से कम है, और ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम है, नाइट्रोजन 3 माइनस से कम है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एल्युमिनियम में हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। यहाँ पे मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 12 होता है, इसमें से 2 निकल गया, तो यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। सोडियम में का 11 होता है और 1 निकल गया है, तो यहाँ हो गया 10। फ्लोरीन में 9 होता है और 1 जुड़ गया है, क्योंकि माइनस है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ भी 10। और ऑक्सीजन में 8 होता है और 2 ले लिया है, 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ भी 10। और नाइट्रोजन में 7 होता है और 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, 3 माइनस है, इसलिए यहाँ भी 10। इसमें सारी स्पेसीज, ये सारे जो आयंस हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज, या कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज 12, एटॉमिक नंबर 11, सो न्यूक्लियर चार्ज 11, और यहाँ पे 9 होता है, और यहाँ पे होता है 8, और यहाँ होता है 7। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, लेकिन एल्युमिनियम पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, और सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज है नाइट्रोजन पे, सबसे कम चार्ज है नाइट्रोजन पे। तो चूंकि न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होता है, यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो फर्मली पकड़ के रखता है, या आपने यूं कहें कि उसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जब न्यूक्लियस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसके वजह से रेडियस श्रिंक कर जाता है, जिसके वजह से इसका आयनिक रेडियाई सबसे कम है, और सबसे ज्यादा आयनिक रेडियाई इसका है, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है। दिस इज द रीजन। देन एक टॉपिक लेते हैं वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी इज द
कंबाइनिंग कैपेसिटी या आप कह सकते हैं कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी या पावर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या कंबाइनिंग पावर होती है। वैलेंसी is either number of electrons in valence shell or eight minus valency is either number of electrons in valence shell or 8 minus number of electrons in valence shell। valency first increases and then decreases along a period from left to right। valency first increases and then decreases along a period from left to right। valency remains same down a group from टॉप टू बॉटम। यानी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी वैलेंसी सेम होती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप का कोई एलिमेंट्स है, जैसे लिथियम है, हाइड्रोजन है, सोडियम, पोटेशियम, वो सबकी वैलेंसी एक होगी। और वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और एक पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ते हैं तो पहले वैलेंसी बढ़ती है और बाद में फिर घटती है। सो देखते हैं वैलेंसी के बारे में कैसे बढ़ती है और घटती है, थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियन।
लिथियम बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन। ये सेकेंड पीरियड की एलिमेंट है। कैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2 एंड 2s1। तो सेल हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसलिए सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। और इसका 4 होता है, इसका 5, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10 होता है। तो यहाँ पे इसका कन्फ्यूजन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 एंड 2s2, और इसका हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1, और इसका हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p 2, 1s2 2s2 2p 3, 1s2 2s2 एंड 2p 4, और फ्लोरीन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p 5, और नियॉन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6। तो सब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, लिथियम से लेके नियॉन तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल कितने हैं? तो वैलेंस सेल इज द सेकेंड सेल, इज द वैलेंस सेल, और यहाँ सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल इज 1। यहाँ पे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2 है। बोरान केस में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 2 + 1 3। कार्बन केस में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 2 + 2 4। नाइट्रोजन केस में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 5। ऑक्सीजन केस में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2 + 4 दैट इज 6, और फ्लोरीन केस में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2 and 5 7, और नियॉन केस में 2 and 6 8। तो हमने कहा था कि पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले वैलेंसी बढ़ती है, फिर बाद में घटती है। या डेफिनेशन में हमने बताया था कि वैलेंसी इज आइदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो अब वैलेंसी हम इसका निकालेंगे। तो वैलेंसी इसका 1 होता है, इसका 2 होगा, इसका 3 और इसका 4, और यहाँ पे हो जाएगा 8 - 5 दैट इज 3। उस तरह से ऑक्सीजन केस में 8 - 6 दैट इज 2। फ्लोरीन केस में 8 - 7 दैट इज 1, और इसे केस में 8 - 8 = 0। तो यहाँ कह सकते हैं कि लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की वैलेंसी 2, बोरॉन की वैलेंसी 3, और कार्बन की वैलेंसी 4, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, और फ्लोरीन की वैलेंसी 1, नियॉन की वैलेंसी 0, यानी नियॉन इज द नोबल गैस, तो उसकी वैलेंसी 0। और हमने बताया था कि एक ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम तरफ जाते हैं तो सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होगी। जैसे ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है तो ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी वैलेंसी 1 होगी, या ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स है तो ग्रुप सेकंड में जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी वैलेंसी 2 होगी। तो इस तरह से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब वैलेंसी की जरूरत कहाँ पड़ती है? इस वैलेंसी की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो कोई भी जब हम केमिकल कंपाउंड बनाते हैं तो वहां पे वैलेंसी का
खास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि हम कहते हैं कि वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी और कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। राइट द केमिकल फॉर्मूला। जैसे केमिकल फार्मूला लिखने में वैलेंसी का रिक्वायरमेंट होती है, वैलेंसी की जरूरत केमिकल फार्मूला लिखने में होती है। जैसे कि हम कहें कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब है कि कैल्शियम होगा और ऑक्सीजन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2 और इसकी भी वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। दोनों पे ये केटाइन इसको बोलते हैं, केटाइन हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, जिसके पॉजिटिव चार्ज होगा केटाइन, और ये लेफ्ट साइड में, फार्मूला के लेफ्ट साइड में होता है। और दिस इज एनायन जिसपे कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो चूंकि जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो दोनों की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बैलेंस होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे +2 है और यहाँ -2 है, तो दोनों इक्वल है, तो इसलिए फाइनल केमिकल फार्मूला जो इसका होगा कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होगा। दूसरा एग्जाम्पल, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम होगा यहाँ पे और ऑक्सीजन होगा, तो सोडियम की वैलेंसी +1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। तो जब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ +2 हो जाएगा और यहाँ -2 होगा, तो यानी कि सोडियम का 2 एटम लेना पड़ेगा तब +2 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Na2, यानी सोडियम का 2 एटम और 1 ऑक्सीजन, तो Na2O। तो इसका एक्चुअल जो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा वो होगा Na2O। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम होगा और क्लोरीन होगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी सेकेंड ग्रुप का है इसलिए +2, और क्लोरीन का ग्रुप 17 का है तो इस पे हो जाएगा -1। अब यहाँ +2 और -1, तो इसको -2 करने के लिए क्लोरीन के 2 एटम लेना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं Mg, और क्लोरीन के 2 एटम MgCl2। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम होगा और क्लोरीन होगा। एल्युमिनियम जो है वो 13 ग्रुप का एलिमेंट है, एल्युमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इस पे +3 चार्ज होता है और इस पे -1। अब दोनों के चार्ज को इक्वल करेंगे तो क्लोरीन का 3 एटम लेंगे तो इस पे भी -3 चार्ज हो जाएगा, और इस पे तो ऑलरेडी पहले से +3 चार्ज है, तो इसको लिख सकते हैं एल्युमिनियम और क्लोरीन का 3 एटम, तो LCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इस तरह से वैलेंसी की रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट केमिकल फार्मूला लिखने में पड़ती है, वैलेंसी की जरूरत एग्जैक्ट केमिकल फार्मूला लिखने में पड़ती है, इसलिए वैलेंसी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसमें कुछ जो न्यूमेरिकल्स होंगे या कुछ क्रिटिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे वो मैं हमेशा डालता रहूँगा वीडियो बना के, लेकिन ऑलमोस्ट जो बेसिक कंसेप्ट का जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया।
और आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।